नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं NISM गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है रिटायरमेंट एडवाइजर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। क्या ये एग्जाम टफ है, आसान है, कैसा सवाल पूछा जाता है, कैसे इसमें आपको जवाब देना है, क्या आपको इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं या खुद का भी कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। NISM 17 है, रिटायरमेंट एडवाइजर एग्जामिनेशन। अगर आपने NISM गुरु टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस और न्यूज मिलती रहेंगी वहां पे। लर्निंग मिरर वो भी जाके ज्वाइन कर ले। कृष्णमूर्ति मेरा खुद का पर्सनल प्रोफाइल है, वहां भी जाके कोई सवाल आपको कुछ पूछना हो तो पिंग कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं आपको गाइड कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप सबको जो है पढ़ाई कैसे करनी है और कैसे जो है बुक को देखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका, पहली बार अगर आप लिख रहे हो, चाहे वो कंप्लायंस की वजह से हो, चाहे उस आपको कंपनी ने बोला गया है कि आप इसको पास करो, आपको जॉब पे रहना है तो, या फिर आपको जॉब में सैलरी चाहिए तो, ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट है। अगर आप कुछ भी रिगार्डिंग रिटायरमेंट एडवाइजर एडवाइस करते हो, आपको NISM 17 जो है पास करना होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, आप जो है जो आप बुक है जो 250 पेज का होता है, 300 पेज का होता है, जैसे आप एग्जाम लिखते हो बीटेक में वैसे पढ़ना है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि डेट फंड क्या होता है, इक्विटी फंड क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, सब कुछ आपको समझना है। कोई लिखना उखना नहीं है उसमें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है समझ गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या क्या रिस्क हैं आप समझ गए, तो आपको आसानी होगी। मैं बताने वाला हूं, तो बुक आप पढ़े ही पढ़ें। ये एग्जाम इतना टफ नहीं है कि आप बुक से पढ़ के पास करना कंपलसरी है आपको। आप जो है कोई दूसरा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी पढ़ के आप पास हो सकते हैं। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज जो है बहुत डाइवर्सिफाइड गेन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इन्वेस्टर के पास बैठे हुए हैं या आप कहीं एडवाइस कर रहे हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि इन्वेस्टर मेरे से क्या पूछ रहा है, उसके बारे में मैं क्या जवाब दूं। समझ गए? तो ये चीजें जो है आपको हेल्प कर जाएंगे अगर आप बुक पढ़े हुए हो तो। कोई जरूरी नहीं है 300 पेज का बुक है, 3 पेज भी अगर आपको याद है और अच्छे से याद है, वो कॉन्सेप्ट याद है, तो आप जो है इन्वेस्टर को एडवाइस अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ के पास किया है, कुछ आपके पास मतलब उतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हो इन्वेस्टर को, तो फिर जो है नो यूज है। फिर मार्क्स और सर्टिफिकेट का कोई यूज ही नहीं है। चाहे आप 95% ले आओ, चाहे आप 100% ले आओ, फायदा ही नहीं है अगर आप सामने वाले को वैल्यू एड ऑन नहीं कर पा रहे हो तो। पैटर्न कैसा होता है, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपको। यहाँ पे 2 आवर्स का टाइम रहेगा आपका। एक क्वेश्चन गलत करते हो आप तो 0.25 मार्क्स जो है निगेटिव जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो आपको 1 मार्क जो है निगेटिव डायरेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेवल कैसा होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्चुअल है, बस समझना है कि सामने वाला आपसे पूछ क्या कह रहा है, उसके साथ में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वो ऑप्शन में सबसे बेस्ट फिट क्या बैठता है। अब जो है कोई आपको, मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक 60 इयर्स का आपके पास इन्वेस्टर आ रहा है, बोल रहा है मेरे पास इतने ही पैसे हैं और इसको जो है मुझे लाइफ लॉन्ग, मैं जब तक मान लो 20 ईयर्स 30 ईयर्स तक मैं जब तक LIV करता हूं, मुझे जो है घर का एक्सपेंसिव चलाना है, तो आप कैसे करोगे। वहां पे ऑप्शंस रहेगा कमोडिटी, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और डेट फंड। तो सबसे सुटेबल प्रोडक्ट कौन सा है, डेट फंड है, रिस्क कम है, कैश फ्लो आता रहेगा, तो वो चीजें आपको चूज करनी होंगी। ऐसा नहीं कि आपको क्या आता है, जो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बताया गया है वही आपको एडवाइस करना है। आपको क्या आता है यहाँ पे अपने माइंड को ब्लॉक कर लें, क्योंकि लॉस होगा तो उसके पूरे कैपिटल पे लॉस है। समझ गए? और वो आपसे पहले ही बोल रहा है कि मुझे जो है रिस्क नहीं लेना, मुझे ऐसी जगह पैसे डालने हैं जहां से मुझे कैश फ्लो आता रहे जब तक मैं लाइव रहूं। तो उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देने होंगे। तो ये चीज बस ध्यान रख लेना। न्यूमेरिकल हार्डली 3 to 5 क्वेश्चंस आएगा। न्यूमेरिकल जो आएंगे आपको वो बुक में ऑलरेडी है, जो बुक में न्यूमेरिकल है आपको चैप्टर नंबर 3 में शायद रिटायरमेंट प्लानिंग वाले में है, वही न्यूमेरिकल आने वाला है। 3 या 4 या मैक्सिमम 5 न्यूमेरिकल आएंगे सिंपल फॉर्मूला पे। शार्प रेशियो का आएगा, वही है नॉमिनल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड। नॉमिनल रिटर्न भी दिया होगा, रिस्क फ्री रिटर्न भी दिया होगा। जैसे मेरे केस में लिखा हुआ था 15% माइनस 10% डिवाइड बाय 2 पॉइंट्स, वही कर दिया 15% माइनस 10% डिवाइड बाय 2 पॉइंट समथिंग था। उसका आंसर निकल गया, ऑप्शंस में रहेगा, आप टिक मार दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आपका न्यूमेरिकल आने वाला है, कोई हार्ड नहीं है यहाँ पे। टाइम टू स्टडी ये डिपेंड करता है। बहुत से लोग पूछते हैं सर कितना टाइम देना चाहिए एक एग्जाम में। मेरे हिसाब से, मैं इस फील्ड में हूं पिछले 8 साल से, मुझे हफ्ते भर का टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 वीक का टाइम लगता है एग्जाम लिखने में। आप शायद फर्स्ट टाइम हो तो शायद आपको 15 डेज लग सकता है, 10 डेज लग सकता है, 30 डेज लग सकता है, 3 मंथ्स लग सकता है, वो डिपेंड करता है। तो कोई कंपल्सन नहीं है। एक और सवाल आया था, सर क्या मुझे एग्जाम रजिस्टर करने के बाद ही मतलब एग्जाम लिखना होगा? कोई जरूरी नहीं। बुक अवेलेबल है NISM गुरु टेलीग्राम चैनल पे, चले जाओ, सर्च करना, मिल जाएगा आपको, सर्च करना और वहां पे ढूंढ लेना और वहां पे डाउनलोड कर लेना। उसको आप पहले पढ़ो, कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके बाद जो है एग्जाम लिख देना। फेल होते हो कोई डरने की बात नहीं है। आज फेल हुए कल एग्जाम लिख सकते हो, कल फेल हुए परसों लिख सकते हो, परसों फेल हुए उसके अगले दिन लिख सकते हो। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि एक बार एग्जाम लिख दिया तो आपको जो है ब्लॉक रखना पड़ेगा। सीट अवेलेबल है,
सेंटर अवेलेबल है, आप अप्लाई करें, पैसे पे करें, जाके कल जाके फिर से एग्जाम लिख सकते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको क्या है नहीं है। और एक चीज, मेरा ये सर्टिफिकेट पहले ही पास था, वो एक्सपायर हो गया 3 इयर्स के बाद। NISM सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है 3 इयर्स का। सर क्यों होता है? जरूरी है, क्योंकि रूल चेंज होते रहते हैं वहाँ पे। जो क्या बोलते हैं, सेबी का रूल भी हो गया, RBI का रूल भी हो गया, जो भी रूल है वो चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप अपने इन्वेस्टर्स को पुराने वाले रूल के अनुसार जो उसको गाइड कर रहे हो, तो वो उसको वर्थवाइल नहीं है, तो उसको फायदा नहीं करेगा। तो ये जो है हर 3 इयर्स के बाद आपको एग्जाम लिखना होगा, चाहे आप ऑनलाइन लिख दें। इसका शायद ऑनलाइन नहीं था, तो मुझे जाकर सेंटर पे लिखना पड़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने बुक पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, कोशिश करें नोट्स बना लें, वही नोट्स आप चलाते रहेंगे, मतलब अगले साल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज होता है, बस ज्यादा कोई चेंजेस होंगे नहीं आपके। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या है नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप बेनिफिट्स ऑफ एग्जाम पूछते हो, क्या होता है यहाँ पे जो है, यू कैन रजिस्टर्ड योरसेल्फ विद PFRDA एज ए रिटायरमेंट एडवाइजर। इसका मतलब सर जी क्या हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। ये PFRDA का मेरे पास COR सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैं जो है रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं PFRDA से, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक नंबर का सवाल पूछेगा शायद, COR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वो लिख देना एज ए रिटायरमेंट एडवाइजर। सेक्शन 9 है, ये नहीं पूछेगा, इतना डेफ नहीं जाता वो। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कॉन्फ्रेंट जो भी है, यहाँ पे आपको देखो श्री कृष्णामूर्ति, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया रिटायरमेंट एडवाइजर का RAN 1234563 ये आपका रिटायरमेंट एडवाइजर का नंबर है। आई मतलब इंडिविजुअल, और आप इंडिविजुअल हो शायद, तो उसके लिए जो आई लगा गया है यहाँ पे, रिमेन वैलिड टिल अक्टूबर 30 2022। तो मेरा जो ये सर्टिफिकेट है वो 2022 तक वैलिड है, मतलब मैं ऑथराइज हूँ किसी को रिटायरमेंट एडवाइस देने के लिए अकॉर्डिंग टू PFRDA। सर इसको फिर रिन्यू कैसे करना है, 3 मंथ्स बिफोर जो है आप रिन्यू करने का प्रोसीजर जो होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो मेरा अक्टूबर में है, उससे 3 मंथ्स पहले जो है वो मेल कर देंगे मुझे, PFRDA से मेल आता है, उन्होंने मुझे रिमाइंड किया था सर जी आपका एग्जाम एक्सपायर हो गया, आपको लिखना है, तो मैंने लिख दिया एग्जाम। तो वो रिमाइंड करते रहेंगे, अगर आप एडवाइजर हो तो वो आपका जो है रजिस्टर्ड हो PFRDA से, तो उनका एक RM है, वो आपको एडवाइस करता रहेगा। समझ गए? ये आपका इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब आपके पास खुद का रजिस्ट्रेशन है, आप खुद ही रिवाइज कर सकते हो। जो भी चार्ज मेंशन किया गया PFRDA और NPS की तरफ से, उतना चार्ज आप क्लेम कर सकते हो, मांग सकते हो आप इन्वेस्टर से एज ए कमीशन। अब दोस्तों मैं दिखा दूं आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मैंने कल एग्जाम लिखा हुआ था, NSM रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, इनरोलमेंट नंबर ये रहा, नेम कैंडिडेट कृष्णामूर्ति। NISM सीरीज 17 रिटायरमेंट एडवाइजर सर्टिफिकेशन एग्जाम है आपका, इंग्लिश है, बेंगलुरु है, बस मतलब ये सेंटर का नाम हो गया। एग्जामिनेशन डेट 6 अगस्त का था, आज 7 अगस्त है। 11:30 से लेके 1:30 के बीच में एग्जाम था मेरा। मार्क स्कोर 79.75 आउट ऑफ टोटल 100, परसेंटेज 79.75, पासिंग परसेंट 60 मार्क्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने 96, जिसमें से 83 क्वेश्चन सही थे, 13 क्वेश्चन जो गलत हुए उसमें मुझे 13 मतलब कितना हुआ 4.25 मार्क्स गलत हुए हैं, मतलब 1 क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स, तो 13 क्वेश्चन है तो मतलब 4 मार्क्स टोटल 0.25, तो ये आपका 83 में से 4.25 घट गया, तो 79.75 टोटल मार्क्स मेरे पास आए हुए हैं। 60 पे पासिंग है, 79 आया है, यहाँ पे रिजल्ट पास है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, सर बोलते हैं सर मैं 90% लाऊंगा, 95% लाऊंगा तो वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। जब आप इंटरव्यू में जाओगे ना, वो आपसे डिग्री नहीं पूछने वाला, ना डिग्री पूछने वाला, मेरे आज तक मेरे से डिग्री नहीं पूछा, ना डिग्री पूछने वाला है, ना नंबर्स पूछने वाले हैं। हाँ, आपने रिटायरमेंट एडवाइजर पूछ लिया तो फिर वो ऐसे पूछेगा NPS में कितने एसेट क्लास होते हैं, आपको पता नहीं है, ECGA होता है, और वो बोलेगा A में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप मैक्सिमम, आपको पता ही नहीं 5% इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वर्थवाइल नहीं है, तो फिर तो फायदा है। वो जो आपने सर्टिफिकेट किया वो भंगार है, भंगार है मतलब उसका कोई यूज ही नहीं है आपका। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मान लो यहाँ पे 60 मार्क्स ही होता आपका, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता, तो फिर आप जो है 95% वाले से ऊपर आपका नंबर आता, क्योंकि एट द एंड में आपको रेवेन्यू करना है। जॉब में जाने के बाद रेवेन्यू मतलब आपको 10 लाख की सैलरी मिल रही है, 50 लाख का काम करो कंपनी के लिए, तो 50 लाख का काम आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास जो है नॉलेज होगा, अपने क्लाइंट को जो है अपने अच्छे एडवाइस दोगे और क्लाइंट से आप जो है रेवेन्यू निकाल पाओगे, मतलब उससे इन्वेस्टमेंट निकाल पाओगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्किंग का किसी भी फील्ड में। मैंने दिखा दिया दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है PFRDA से। कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग दिक्कत होता है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे करना है नहीं करना है। दोस्तों आप ये सर्टिफिकेट लेके जो है आप इंश्योरेंस फर्म में वर्क कर सकते हो। IC38 चाहिए इसके साथ IC38 एग्जाम है वो आपको लिखना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ICICI सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, यहाँ पे भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको NISM 5A, 7 और 8 कंपलसरी लिखना पड़ेगा। बैंकिंग में जा सकते हो, NISM 5A और 10A 10B आपको कंपलसरी चाहिए।
ये है तो आप जो है बैंक में, स्टॉक ब्रोकिंग में या फिर किसी इंश्योरेंस फर्म में जाके जो है जॉब कर सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी कितनी की होती है? 3 लाख से आपका सैलरी जो है स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में। जॉब रोल क्या होता है? मेनली दोस्तों जॉब रोल होगा आपका सेल्स का। सेल्स का मतलब इन द सेंस, सेल्स का मतलब क्या होता है? मान लो आप बैंक में आरएम हो, वो भी सेल्स का काम है। आपके पास एक सेट ऑफ पोर्टफोलियो है, उसको कॉल करो, चाहे आप कहीं से भी आए हो, टॉप के एमबीए कॉलेज से आए हो, कहीं से भी आए हो, मैं तो देख रखा हूँ। सिंपल सा लॉजिक होता है। अच्छे कॉलेज से हो तो शायद आपको सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर बना देगा। मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो शायद मुझे डिप्टी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाएगा, या फिर मान लो रिलेशनशिप मैनेजर बनाएगा। और मैं काम कर रहा हूँ तो मैं आपसे जल्दी प्रमोशन ले लूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ डिग्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको सैलरी मिल रही है, सैलरी आप अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो तो कोई कंपनी आपको नहीं छोड़ना चाहेगी। आप बोलोगे मैं पेपर डाल रहा हूँ, कंपनी बोलेगी ठीक है मैं हाइक दे रहा हूँ तुम्हें, और काम अच्छा कर रहे हो तो। डिग्री है नहीं है, सिर्फ कंप्लाइंस फॉलो है आपका, वो बहुत है। तो चीजें सिंपल है मार्केट में, काम करोगे पैसे मिलने वाले हैं उसके। तो 3 लाख से स्टार्ट होगा, तो सोचना मत कि कम सैलरी आप स्टार्ट करना। जैसे जैसे आप काम सीखते रहोगे, जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छे करते रहोगे, सैलरी आपको ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी, बोनस मिलती रहेगी, दिक्कत नहीं है इसमें। सेल्स का जॉब है। सेल्स का जॉब मतलब क्या है? एक सेट ऑफ पोर्टफोलियो होगा आपका। पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टर्स को गाइड करने हैं। इन्वेस्टर को बोलेगा मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आपको अपने समझ के अनुसार, उसके रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से और अपने रेवेन्यू के हिसाब से जो है, जो भी है अपना, और कंपनी के रिगार्डिंग काम करो तो रेवेन्यू देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप पूरा इथिकल हो सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग जो उसका प्रोफाइल है उसके रिगार्डिंग ही जो है आपको करना पड़ेगा। बोलने के लिए बोल सकते हैं सर जी मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन वर्कआउट नहीं करेगा वो। आपको रेवेन्यू माइंड में रखना पड़ेगा, रेवेन्यू क्या करना है मेरी सैलरी का। तो वो चीजें होती है। सेटअप पोर्टफोलियो रहेगा आपको अच्छी कंपनी में, आपको सिर्फ उनको एडवाइस करना है, मेंटेन करना है और उनको ग्रोथ करना है उनके पोर्टफोलियो पे। आपका जो है जॉब जो है चलता रहेगा और ग्रोथ जो है आपकी जॉब में होता रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्कोप क्या है जी? लॉन्ग टर्म में स्कोप लॉन्ग टर्म में बहुत है। इंडिया में ओनली 2 to 3,000 एडवाइजर हैं रजिस्टर्ड। सोचो 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है, ओनली 3,000 एडवाइजर हैं। लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आप इथिकल हो, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप इन्वेस्टर को अपने नॉलेज से गेन दे रहे हो, प्रॉफिट दे रहे हो तो। अगर नहीं है, पैसे ले रहे हो, इन्वेस्टर के पास पैसे लूज हो रहे हैं, तो फिर कोई जो फायदा नहीं है, फिर तो आप छोड़ दो, वैसे ही काम होने वाला है। जब तक सामने वाले को वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपका वैल्यू जो है क्रिएट नहीं होने वाला लाइफ में। फॉर्मूला सिंपल है, G फॉर G मींस गेन फॉर गेन। आपके पास सेटअप पोर्टफोलियो है, आप इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे रहे हो, आपको जो है आराम से जो है पैसे भी मिलेंगे, ग्रोथ भी मिलेगा और आपको सब कुछ मिलने वाला है। सवाल आता है सर जी हाउ टू फाइंड ए जॉब। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर जी। इससे पहले मैंने HDFC में काम किया है सिक्योरिटीज में, उसके बाद मैं म्यूचुअल फंड हाउस में काम किया था। उसी बीच में जो है मुझे एक आइडिया आया। मैं गया, मेरे म्यूचुअल फंड हाउस के बगल में मूडीज का ऑफिस था, मैं वहां पे गया, एम्प्लॉय नीचे खड़े थे चाय के लिए, जो भी कल के लिए। मैंने पूछा भैया मुझे रेफरेंस चाहिए मूडीज में। बोला क्या क्या किया हुआ है? बोला मैंने MBA किया हुआ है, ये सर्टिफिकेट्स हैं। बोला काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम यहाँ पे वो ऐसा नहीं होता है कि मतलब CFA वाला ही चाहिए, सबके लिए काम बटा हुआ है। उन्होंने सीधा HR का नंबर दे दिया। HR का नंबर, सॉरी वो नंबर नहीं देंगे, ईमेल ID देंगे। ईमेल ID HR का नहीं मिला था, मुझे उनका मिल गया था। बोले जो भी रिज्यूम है इस ईमेल ID सेंड कर देना और अपना नाम लिख देना और वहां पे लिख देना कि ये रिज्यूम फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो उनका भी बेनिफिट है, उनका भी कुछ पार्ट ऑफ सैलरी मिलती है, कोई मना नहीं करेगा। और आप फ्रेशर हो, आप बैठे हुए हो, सिर्फ क्या बोलते हैं नौकरी के हिसाब से या फिर किसी और के हिसाब से वर्कआउट नहीं करेगा। सिंपल बोलता हूँ आपको, किसी बैंक में जाओ, एम्प्लॉय निकलते हैं, जैसे उनका टाइम खत्म होता है 4 बजे या 3 PM को, या स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग हाउस में जाओगे 3:30 PM को मार्केट क्लोज होता है, सब बाहर निकलते हैं। पूछ लेना, कोई मना नहीं करेगा आपको। और नहीं पूछते हो फिर दिक्कत है, शर्म आती है पूछने में, फिर आप सेल्स के लिए नहीं बने हुए। सेल्स में आपको पूछना ही पूछना पड़ेगा, वहां पे आपको रिजेक्शन मिलने ही मिलने वाला है। आप 1 इंटरव्यू दोगे, 2 इंटरव्यू दोगे, 3 इंटरव्यू दोगे, 4 इंटरव्यू दोगे, रुकना मत, बस देते रहना। ये काम करके देख लो आप, जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आफ्टर योर नॉलेज, जो भी आपका नॉलेज, इंटरव्यू में बैठोगे तो फिर तो आपका नॉलेज और स्किल्स ही काम आने वाला है। और आप रिजेक्ट भी होते हो तो घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस दूसरी कंपनी में करना है। वहां पे रिजेक्ट हुए, सेम प्रोसेस तीसरी कंपनी में करना है। 3 बार इंटरव्यू दोगे, 3 बार डिफरेंट तरह के सवाल पूछे जाएंगे, 3 बार आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, चौथी कंपनी में ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो डरना नहीं है मुझे नहीं हो रहा, वो आपको वर्कआउट नहीं करेगा। बस आप ये काम करते रहें, जॉब आपको आसानी से मिल जाएंगी। HR का नंबर मांग लो, ये खुद ही HR को वो अपना एम्प्लॉय जो है ईमेल ID दे देगा, उनको सेंड कर देना। फ्रेशर में सैलरी कम मिलेगी थोड़ी बहुत, और आप एक बार एंट्री कर गए, 2-3 साल आप बैठ गए, फिर तो आपको, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब ऐसे ही ढूंढना है, कंपनी के नीचे जाना है, पूछ लेना क्या होगा, बोलेगा नहीं है, सीट नहीं है, ठीक है, 3 महीने बाद आना, 3 महीने बाद फिर जाऊंगा, कोई दूसरा एम्प्लॉय होगा वो मुझे गाइड कर देगा। तो ये जो है काम आपको करना है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आसान तरीका है, आसानी से जॉब मिल जाएगा। उसके बाद डू द सेम प्रोसेस ऑफ योर कंपनी, सो ऑन एंड लकी। अगर आप कुछ भी है तो आप ट्राई करते रहें, ट्राई करने से रुकना नहीं है आपको, और बेस्ट ऑफ द लक, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलने के चांस मतलब नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता।
HDFC का सिक्योरिटीज का अभी भी जॉब खाली है, आप नौकरी पे अप्लाई करोगे फिर दिक्कत है। अगर आप किसी बैंक HDFC सिक्योरिटीज के ब्रांच के नीचे चल जाओ, 330 को सब निकलते हैं वहां पे, किसी से पूछ लेना अच्छा का नंबर, कोई भी दे देगा। रिज्यूम सेंड करो, कल अगले दिन आपको कॉल चला आएगा इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद। सिंपल सी बात है, जाके अटेंड कर लेना। दोस्तों इतने चैप्टर्स हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर NSM दिस एग्जाम। दोस्तों इतने चैप्टर हैं आपको NSM 17 में, कैसे प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं मैं बता दे रहा हूँ। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग थोड़ा बहुत देख लेना जरूरी है, आपको बुक पूरा पढ़ना है आपको। 1 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे सिंपल वाले। फाइनेंशियल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हेल्प करेगा आपको, ये भी पढ़ लेना। 10 to 15 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इसमें से। रिटायरमेंट प्लानिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, जो भी अच्छे से पढ़ लेना। ये आपका 10 to 15 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको NISM एग्जाम की तरह मत दो। आप सोचो एक मेरा इन्वेस्टर बैठा हुआ है जो 2 घंटे में मेरे से 100 सवाल पूछने वाला है। वो 100 सवाल का जवाब मुझे देना है, 60 आंसर्स देने सही सही। वो गलत जवाब पे जो है मुझे हाफ मार्क काटेगा। आप ये मत मानो कि ये मेरा एग्जाम है, क्योंकि इन्वेस्टर कुछ भी पूछ सकता है। आप मेरे पास आते हो, सर जी मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको आपके फंड को ग्रोथ करवा दूंगा, तो मैं भी कुछ भी पूछ सकता हूँ उसमें। एक्सपेंस रेशियो क्या है, लॉक इन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप NISM एग्जाम जो है एग्जाम की तरह मत दो। वो मानो कि मेरे एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग फिक्स हुई है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में मेरा इन्वेस्टर जो है मेरे से 100 सवाल पूछने वाला है। अगर मैं सही जवाब दे दिया तो मुझे जो है उससे बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब सर्टिफिकेट मिल जाएगा पासिंग का। सिंपल कॉन्सेप्ट है। एज ए एग्जाम इसको मत दो, एज ए इन्वेस्टर लो इसको, तब मजा आएगा आपको एग्जाम लिखने में। एज ए बोरियत जाओगे कि मतलब एग्जाम है, पास नहीं किया, फेल कर गया तो क्या होगा, फिर मजा नहीं आने वाला। तो बेटर है आप मान के चलो कि मेरा इन्वेस्टर है और 2 घंटे में 100 सवाल पूछने वाले हैं और मुझे जवाब देना है। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट्स NPS, ये तो आपका द मोस्ट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, द मोस्ट। 20 से 30 मार्क्स के सवाल आएंगे आपको, सब कुछ आपको प्रिपेयर करना है। 30, 40, 50 पेज का है ये पूरा, आपको लाइन बाय लाइन पूरा क्या होता है, नहीं होता, अर्ली विड्रॉल क्या होता है, चार्जेस कितने लगते हैं, CRA क्या होता है, POP क्या होता है, PFM क्या होता है, पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है, कस्टोडियन क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, कस्टोडियन में मतलब कौन सा बैंक है, कस्टोडियन में एक्सिस बैंक है, NPS का, NPS ट्रस्ट क्या होता है, NPS क्या बोलते हैं, NPS ट्रस्ट, NPS को मैनेज कौन करता है, PFRDA कब बनी थी, NPS ट्रस्ट कब ओपन हुआ था, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ऑल सिटीजन मॉडल कब लाया, 2009 में लाया, मार्च मई में। तो आपको सब कुछ जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप, इसीलिए बोलता हूँ अगर बुक पढ़े रहोगे तो दिक्कत नहीं होने वाली आपको। अगर सिर्फ न्यूमेरिकल करके जाओगे, सिर्फ क्वेश्चन बैंक बना के जाओगे, फिर दिक्कत है। एग्जाम तो पास कर लोगे, मान लो पास कर लिया आपने, इन्वेस्टर के पास आपका जो है अच्छा इंप्रेशन नहीं बन पाएगा और इंटरव्यू में आप दिक्कत कर दोगे। तो चीजें ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। इवेलुएटिंग फंड परफॉर्मेंस, ये भी चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट 5 to 10 मार्क्स का है। मेन आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 है, ये दोनों अच्छे से देख लेना। अदर इन्वेस्टमेंट चैप्टर 6, 3, 4, 6 भी आपका इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आराम से आएंगे। इसमें कैसा रहेगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में कितने पैसे मैक्सिमम आप डाल सकते हो, 15 लाख। आपका पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, उसमें कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, टैक्स कैसे लगता है, इंटरेस्ट कितने महीने में पेबल होता है। आपका PPF है, PPF में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, साल में कितने टाइम डिपॉजिट कर सकते हो, इसमें आप किस ईयर के बाद आपको लोन मिलने वाला है। तो सब कुछ जो है क्लियर करना पड़ेगा। सुकन्या समृद्धि योजना है आपका, अगर मान लो गर्ल का एज 11 ईयर से, तो क्या वो अलाउड है, नहीं है, 10 ईयर से नीचे होना चाहिए। कितने गर्ल्स का वो अकाउंट खोल सकते हैं, सर लिखा रहेगा 3, 4, 2, 1, तो यहाँ पे 2 गर्ल्स तक का एग्जाम आप वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 रुपीज़ का है, मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख रुपीज़ का है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना डिपॉजिट कर सकते हो, अनलिमिटेड टर्म्स डिपॉजिट कर सकते हो। मल्टीपल्स ऑफ कितने में कर सकते हो, 100 के मल्टीपल्स में करना होगा आपको। क्या मैं प्री एग्जिट कर सकता हूँ, कर सकते हो। 18 साल के बाद आप 50% प्री मैच्योर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, और मान लो उसको पढ़ाई के लिए चाहिए। तो अगर गर्ल का शादी होता है 21 ईयर से पहले, तो आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपको उस टाइम जो अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सवाल पूछे तो ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए आपको, सिर्फ सोल्यूशन दिखना चाहिए। ऑप्शन 4 ऑप्शन है, उसमें से ढूंढने लगे फिर दिक्कत है कि ये होगा तो भी ये होगा तो भी ये होगा। आपको चारों को चारों सही लगेगा, वहां पे 4 का 4 भी सही लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर जो है बुक पढ़ने के बाद ही आने वाला है। रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजी से यही पढ़ लेना, आपको जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा, हार्ड नहीं है। चैप्टर 3 और 4 और 6 जो है अच्छे से पढ़ लेना।
द मोस्ट, मतलब ज्यादा उसमें टाइम देना उसमें, बाकी जो है आप उसको देख सकते हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। 1 to 5 मार्क्स का रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, आपको 5 to 10 मार्क्स का है। यहाँ पे आप देखो मुझे 2 नंबर सवाल आए थे इसमें से, बकेट स्ट्रेटेजी में से, रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेटेजी में, ये आप जो है देख लेना। स्पेशल रिटायरमेंट से 1 to 5 का है, इसमें भी पढ़ लेना आप। रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो पढ़ लेना। इसमें क्या होगा कि मान लो बोलेगा CRA का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है लेने का लाइसेंस, POP का मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है लाइसेंस लेने का, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। तो ये चीज़ जो है, ये चैप्टर जो है आप अच्छे से पढ़ लेना। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों कैसे क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे? मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउड इन एसेट क्लास, ये NPS का है। E फॉर इक्विटी, C फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, G फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, A फॉर REITs, INVITs, जो भी है। इक्विटी में आप 75% डाल सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ओपन है, 100% तक भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। A में जो है आपका मैक्सिमम 5% डाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो सवाल दिखे वहां पर डाल दो। टाइप्स ऑफ NPS एन्युटी कितना होता है, 4-5 टाइप के होते हैं, वो देख लेना। विच एन्युटी विल गिव मैक्सिमम कैश फ्लोज, NPS प्री क्लोज कंडीशन ऑन एग्जिट लोड, मतलब मान लो मैं NPS को पहले क्लोज कर सकता हूँ क्या, क्लोज करूंगा तो कितने % मुझे पैसे निकलने को मिलेंगे, और बाकी पैसे का क्या होगा, क्या मेरे अकाउंट क्लोज हो गए, उसके बाद मैंने मान लो प्री विड्रॉल कर लिया तो क्या मेरे लाइफ टाइम के लिए वो अकाउंट क्लोज हो गए, मान लो 2 साल के बाद 3 साल के बाद मुझे फिर से अकाउंट एक्टिवेट करना है तो क्या कंडीशन है, पूरा लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है। 60 रेशियो मैंने बता दिया आपको, सिंपल जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल आपका सिर्फ फॉर्मूला पर रहेगा ओनली। PB, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और PMT, बस और कुछ नहीं करना आपको। PMT, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपको करना होगा। कैलकुलेटर अलाउ है, आप ले जा सकते हो उसमें। यहाँ पे एक सवाल आएगा, ऐसे आएगा, इन्वेस्टर एज जो है 30 ईयर से, 35 ईयर से, 40 ईयर से और 35 जो भी है, 45 ईयर से, 35 लिख दिया यहाँ पे मैंने। विच इन्वेस्टर्स आर सुटेबल फॉर मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर, तो जिसका एज कम रहता है वो ज्यादा रिस्क ले सकता है। तो वो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको, हाँ, जिसका एज कम होता है उसका इक्विटी एक्सपोजर जो ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे कोई दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि उसका इतना लोन है, ये डेट है, वो है, कुछ नहीं है, सीधा बोल रहा है एज इतना है, इसके हिसाब से मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर कितना, किसका ज्यादा होना चाहिए, सीधा जिसका एज कम हो। POP क्राइटेरिया क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस क्राइटेरिया क्या है, CRA क्राइटेरिया क्या है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इसका क्राइटेरिया क्या होता है लेने का, NPS इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी क्लास क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कहां पे वो इन्वेस्ट करती है। NPS का जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है कैसे होता है, 5,000 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए मिनिमम, वो F&O में एक्टिवेट होना, F&O में लिस्टेड होनी चाहिए। तो सिंपल जो क्राइटेरिया है वो आप पढ़ लेना, वो लिखा हुआ है वहां पे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पूछा जाएगा आपको। 1 नंबर का सवाल था मेरा, कितना मैक्सिमम आपको कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, 15 लाख। क्या इसको ज्वाइंट होल्डर में खोल सकते हैं, खोल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है आपका 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चीजें वहां सिंपल रहेगी। वहां पे बोलेगा कि मतलब आप जो है इंडिविजुअल हो, आप ज्वाइंट होल्डर में हो, तो ज्वाइंट होल्डर हो तो मतलब 2% है। तो क्या मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख रुपए डाल सकता हूँ, 15 लाख, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बोलोगे हाँ डाल सकता हूँ, तो आंसर गलत हो जाएगा। वहां पे आप मैक्सिमम जो है 15 लाख डाल सकते हो। आपको बुक पढ़ना ही होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ रिटर्न चाहिए तो अपनी लाइफ में। ये हो गया सवाल आपका। एक आएगा टैक्स फ्री बॉन्ड है। टैक्स फ्री बॉन्ड मतलब होता है कि आप जो बॉन्ड का मैच्योरिटी अमाउंट आएगा या जो इंटरेस्ट आएगा उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना आपको। फॉर विच क्लास ऑफ इन्वेस्टर इज इट बेस्ट, हर सवाल का वहां पे आप पॉइंट क्या बोलते हैं वर्ड रहेगा, उसको ट्रैक करना आपको बहुत हेल्प करेगा। बेस्ट सूटेड फॉर, अगर मान लो टैक्स फ्री बॉन्ड है, किसके लिए बेस्ट सूटेड होगा, 5% के लिए, 20% के लिए, 30% के लिए। टैक्स फ्री बॉन्ड तो सबको चाहिए, कौन टैक्स पे करना चाहता है यहाँ पे, कोई नहीं चाहता टैक्स पे करे। यहाँ पे और रहेगा फॉर ऑल इन्वेस्टर, अगर आपने फॉर ऑल इन्वेस्टर पे डाल दिया गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है BEST, बेस्ट। तो 30%, 20%, 5% और ऑल इन्वेस्टर में सबसे बेस्ट कौन सा है, 30% है। अगर 30% का इन्वेस्टर है मतलब जो यहाँ पे गेन करेगा वो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट, और मान लो टैक्स फ्री बॉन्ड नहीं है उसको जो है टैक्स वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा, और वो 30% टैक्स ब्रैकेट में है। तो इसीलिए इस ब्रैकेट के इन्वेस्टर के लिए जो है आपको टैक्स फ्री बॉन्ड जो है सबसे बेस्ट सूटेड है। कॉन्सेप्ट क्लियर। मोस्ट रिस्कियर बास्केट इन बास्केट स्ट्रैटेजी, ये आपको आएगा बास्केट 3 है आपका, और उसमें देख लेना हाउ टू फिल बास्केट कि मतलब अपने 3, 4, 5 ईयर्स के लिए जो है आपका टाइम फ्रेम है फर्स्ट बास्केट में, सेफेस्ट बास्केट में। उससे ऊपर वाले बास्केट 2 में जो है आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। बास्केट 3 लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 10-15 ईयर्स के लिए, उसमें आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो बास्केट फिल करना होता है। रिस्कियर बास्केट से आपको जो इन्वेस्टमेंट है लेस रिस्क बास्केट में डालना होता है, वो लिखा हुआ वहाँ पे। ये भी सवाल था मेरा 1 नंबर का, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। रिवर्स मॉर्टगेज जो है क्या होता है वो भी समझ सवाल आएगा आपको। 60 ईयर्स का एज है, अगर मान लो ज्वाइंट होल्डर है तो 60 ईयर्स, 55 ईयर्स का एज होना चाहिए।
जो प्रॉपर्टी है वो 20 ईयर्स से ऊपर की होनी चाहिए, 20 ईयर्स की होनी चाहिए, और उस पर कोई जरूरी नहीं है कि मतलब उसका जो ऑनरशिप है वो 1 साल का भी हो चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी का जो एज 20 ईयर्स का होना चाहिए वो सब कुछ लिखा हुआ वहाँ पे। आप पढ़ लोगे, दिक्कत नहीं होगी, आराम से जो है 2-3 नंबर का सवाल आएंगे, आप कर दोगे। एक और सवाल आया था आपका, ये देखना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है आपका। रिस्क इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स। मतलब आपके पास एक इन्वेस्टर आया हुआ है, आप बॉन्ड में ही पैसे डाल रहे हो, कहीं और नहीं डाल रहे, सिर्फ बॉन्ड में ही डाल रहे हो, रिटायरमेंट के लिए पैसे लेके आए हो, मतलब उसकी लाइफ टाइम पूरी सेविंग्स है, आपको समझना होगा ये। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और आप डालोगे तो क्या क्या रिस्क हो सकता है? मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क है। तो ये होगा तो मतलब चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, दोनों पे इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन रिस्क आएगा। तो सब में जो है आपको मेनली जो है आपको देखना है, तो यहाँ पे मेजर जो है डिफॉल्ट रिस्क यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों था आपका शायद इंटरेस्ट रिस्क नहीं था, आप यहाँ पे था आपका इन्फ्लेशन रिस्क। तो इन्फ्लेशन रिस्क आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो, दोनों में आने वाला है। मेनली जो रिस्क है वो डिफॉल्ट रिस्क है। डिफॉल्ट रिस्क मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स आप ले रहे हो शायद वो डिफॉल्ट हो जाए। DHFL थी, डिफॉल्ट हो गई। DHFL थी इतनी बड़ी कंपनी, डिफॉल्ट हो गई, क्या कर लोगे? तो सबसे सेफेस्ट बॉन्ड होता है G-Secs बॉन्ड, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं हो सकती। कोई पूछे क्यों नहीं डिफॉल्ट हो सकती गवर्नमेंट, तो वहां बोल देना सर गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि वो जो है टैक्सेज इंक्रीज कर सकती है, रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है, तो उसके पास ऑथोरिटी है। मान लो गवर्नमेंट को लग रहा है कि मेरा डेफिसिट होने वाला है, क्या किया उसने? पेट्रोल का प्राइस 70 रुपीज से 110 रुपीज कर दिया। खरीदना है, बेसिक नेसेसिटी है, आप खरीदोगे तो गवर्नमेंट को टैक्स आएगा ही आएगा। तो गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है, पावर है, उसके पास जो है पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है अपने कंट्री के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, और वहां से वो टैक्स दे सकती है, वहां से वो क्या बोलते हैं पेमेंट कर सकती है, जो भी उसका लाइबिलिटीज है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये सवाल पूछ लिया कहीं, ये इंटरव्यू में मेनली पूछता है आपसे, वैसे नहीं पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा। आप ये बताओगे तो उसको लग जाएगा कि हाँ इन डेप्थ है आपका, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, आपने कुछ समझा हुआ है चीजों को। ये जो है कॉर्पोरेट कंपनी नहीं कर सकती, उसको अर्निंग करना पड़ेगा। अर्निंग करेगी तभी वो जो उसका लोन है उस पर जो लाइबिलिटी बनता है उसको वो पे करेगी। अर्निंग्स कम हुआ, कंपनी का जो है सेल्स नहीं हो रहा है, कंपनी जो है लॉस में जा रही है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। कैश रिजर्व कंपनी के पास नहीं है तो वो बहुत मुश्किल है उसको जो है पेमेंट करना अपने लाइबिलिटीज पे। तो ये डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। ऐसे आप बोलोगे इंटरव्यू में 3-4 सवाल में जो है आप सीधा अंदर, जो भी है कुछ आपसे एक्स्ट्रा पूछेगा ही नहीं, क्या करना है नहीं करना है आपको। 3-4 सवाल में ही समझ जाएगा कि आपका डेप्थ क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है। नॉलेज हुआ तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। दोस्तों बस ऐसे ही था, तैयारी करें, बुक जरूर पढ़ना है आपको, और चाहे आप क्वेश्चन बैंक कहीं से भी लेते हो, NISM 17 का बुक जरूर पढ़ना है। कैसे डाउनलोड करना है? टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके सर्च करना है NISM स्पेस XV11 स्पेस बुक, मिल जाएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। दोस्तों ये था बस, मैं आशा करता हूँ आपको सब सारे एग्जाम पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम होता है। किसी ने बोला वो हार्ड होता है, बहुत मतलब उसको पता नहीं है। NISM एग्जाम सबसे आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो आपके पास बेयर मिनिमम नॉलेज चला आएगा कि आप जो है किसी को एडवाइस कर सकते हो, अच्छे से एडवाइस कर सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन बैंक से आप पास कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बैंक आपको हर जगह काम नहीं आएगा। NISM 10B में काम नहीं आएगा, 10A में कुछ हद तक काम आ सकता है। अगर आपने 10B और 10A का मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, हर 3 साल का एग्जाम होता है। मान लो आपने सेबी का जो है लाइसेंस लेके बैठे हुए हो, और 3 साल का फिर से जो है आप क्वेश्चन बैंक जाते हो पढ़ के और फेल होते हो, तो वहां पे जो है आपको लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर पास करोगे, फिर अप्लाई करोगे, फिर टाइम लगेगा। तो कॉन्सेप्ट हमेशा तैयार रखो कि 3 महीने पहले से एग्जाम लिखना स्टार्ट करना, एक बार 2 बार में ही एग्जाम आप कंप्लीट कर दो। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आके कुछ भी सवाल हो पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मिरर, NISM गुरु, कृष्णमूर्ति दिखे ज्वाइन कर लो, और कुछ भी सवाल हो पिंग कर देना, जब भी मैं फ्री होता हूँ आपको गाइड कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।